हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो कहानी लेकर आया हूँ वो थोड़ी अलग है, थोड़ी मीठी है, थोड़ी डरावनी है, थोड़ी जादुई है और सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाली है। ये वो कहानी है जो बचपन की मासूमियत से शुरू होती है और धीरे धीरे ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है जहाँ सच और सपना एक दूसरे में घुल जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ में वो छोटा सा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर से ठीक 18 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों की गोद में बसी हुई है हमारी छोटी सी बस्ती झूमर। नाम शायद आपने कभी सुना ना हो, लेकिन अगर कभी आप उस तरफ से गुजरें, घने सेब के बागों के बीच से पतली सी सड़क पर चलते हुए और अचानक रास्ते के किनारे एक नारंगी रंग का बोर्ड दिखे जिस पर बड़ा सा सब्सक्राइब का निशान बना हो और तारे चमक रहे हों, तो बस समझ लीजिएगा कि आप ठीक हमारी बस्ती के सामने से गुजर रहे हैं। यहाँ की हवा में सेब की महक बसी रहती है। सुबह होती है तो सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिरती हैं और हर तरफ हल्की हल्की मीठी खुशबू फैल जाती है। शाम ढलते ही चांदनी बरसती है और रातें इतनी शांत होती हैं कि दूर किसी भैंस की घंटी की आवाज भी मीलों तक सुनाई देती है। यहाँ की सबसे बड़ी शान है हमारे सेब। कश्मीर भर में सबसे बड़े, सबसे चमकदार लाल और सबसे मीठे सेब यहीं उगते हैं। इतने मीठे कि एक बार काट कर खाने के बाद मुंह में वो मिठास घंटों बनी रहती है। बच्चे कहते थे झूमर के सेब खाओगे तो जीभ पर शहद जम जाएगा। अब्बा के जमाने में फसल के आखिरी दिन जैसे कोई बड़ा त्योहार होते थे। सारा परिवार, दादा दादी, चाचा ताऊ, माँ बहनें, बच्चे सब बागों में उतर जाते। सुबह सुबह ठंडी हवा में सेब तोड़ते, छांटते, लकड़ी के डिब्बों में सावधानी से भरते। फिर वो सैलाब पूरे कश्मीर में फैल जाता। लोग दूर दूर से आते, गाड़ियां लगती, बच्चे दौड़ते भागते, औरतें सेब उठाकर देखती और मुस्कुराती। कई बड़े बड़े एक्सपोर्टर भी आते थे, सूट बूट पहने, अच्छी अच्छी गाड़ियों में। वो अब्बा के पास आकर कहते, भाई ये सेब तो कमाल के हैं, बाहर भेजो, यूरोप, दुबई, अमेरिका, लाखों करोड़ों कमाओगे। विदेशों में लोग इनके दीवाने हैं। लेकिन अब्बा का जवाब हमेशा एक ही होता था। वो धीरे से मुस्कुराते, हाथ जोड़कर कहते, भाई अल्लाह ने जो दिया है वो अपने लोगों के लिए है, हम इसे बांटेंगे, सबको मजा आएगा। बाहर भेजकर थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने से क्या फायदा। घर वालों को भूखा रखकर बाहर वालों का पेट भरना अच्छी बात नहीं। मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, इसलिए हमारे सेब कभी महंगे नहीं बिके। बहुत सस्ते, मुनासिब दामों पर कश्मीर के हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में पहुंचते थे। लोग प्यार से खरीदते थे, कहते थे झूमर के सेब है ना, इनमें जान है, मोहब्बत है। हमारी हवेली बड़ी थी, पुरानी, मजबूत, लकड़ी और पत्थर से बनी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर कई कमरे, एक बड़ा आंगन और पीछे विशाल बाग। जमीनें बहुत थीं। शहरों में भी कुछ दुकानें और मकान थे। आमदनी इतनी कि हमारी पूरी बस्ती की गुजर बसर आराम से हो जाती थी। फिर भी अब्बा कभी लालच नहीं करते थे। वो कहते थे जो अल्लाह ने दिया वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा की चाहत इंसान को बर्बाद करती है। अब ज़रा अपने बारे में बताता हूँ। मैं सबसे छोटा था, घर का लाडला। माँ के जाने के बाद अब्बा ने मुझे अपनी गोद में ही पाला पोसा। वो दिन याद है जब मैं छोटा था, रात को अब्बा की छाती से लगकर सोता था। वो मेरे बाल सहलाते हुए कहते, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी आखिरी निशानी। पहले लोग कहते थे कि अब्बा घर से ज्यादा बाहर रहते हैं, बच्चों पर कम ध्यान देते हैं। व्यापार, जमीनों की देखभाल, बस्ती के लोगों की मदद, इन सब में व्यस्त रहते थे। लेकिन माँ के जाने के बाद शायद उन्हें लगा कि अब मुझे खो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी। मेरी परवरिश लाड प्यार में हुई, सब कुछ मिलता था, मना करने वाला कोई नहीं। बड़े भाई इसी वजह से थोड़े जलते थे। कभी कभी चिढ़कर कहते, ये छोटा है इसलिए सब कुछ मिल जाता है, हमसे तो सब मांगते हैं, इसे तो सब देते हैं।
मेरी फितरत में शरारतें भरी पड़ी थीं। आज भी बस्ती के बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं, शैतान से इसका सीधा रिश्ता था। वो छोटा था लेकिन शरारतों में बड़ा। ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि सब देखते रह जाते। एक बार तो मैंने माली बाबा की चारपाई के नीचे धमाकेदार बम बांध दिया था, आग लगाई और भाग गया। पूरा बाग धमाके से गूंज उठा। माली बाबा उछलकर नीचे गिरे, चिल्लाए, अल्लाह की पनाह, कौन है ये शैतान? मौलवी चाचा मेरे सबसे बड़े समर्थक थे। वो बहुत नेक और दयालु इंसान थे। मेरी हर गुस्ताखी माफ कर देते। मिसाल के तौर पर आतिशबाजी लाने के लिए मीलों पैदल चल जाते। मेरे लिए पटाखे, रॉकेट, बम सब ला कर देते। मैं रात को भैंस की पूंछ में पटाखा बांध कर आग लगा देता। फिर सारी तबाही मचने पर मौलवी चाचा ही मेरी ढाल बन जाते। कहते, अरे छोड़ो, बच्चा है, शरारतें तो बचपन में होती हैं, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। बस्ती के सारे बच्चे जानते थे कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ, पर कभी किसी ने अब्बा से शिकायत नहीं की। बस बड़े भाई हमेशा ताक में रहते, कहीं मेरी पोल न खुल जाए, कहीं अब्बा को पता न चल जाए। खैर, ये तो हुई बचपन की शरारतों की बातें। अब बात उस खास रात की। 14वीं का चांद था। आसमान में पूरा खिल रहा था। जमीन पर चांदी बरस रही थी। रात की तारीकी में हवेली से चुप के बाहर निकलने का रास्ता मुझे अच्छी तरह पता था। मैंने खुद दीवार में एक गुप्त रास्ता बनाया था। कुछ ईंटें हटाकर, अंदर से साफ करके, बाहर से पत्थरों और झाड़ियों से ढक दिया था। बस 4 ईंटें हटानी पड़ती और रास्ता तैयार। उस रात हम सब, मैं, शोएब, रमजान और बाकी लड़के सेब के बाग में आंख मिचौली खेलने का प्लान बनाकर इकट्ठा हुए। चांदनी इतनी तेज थी कि दिन जैसा उजाला लग रहा था। पेड़ों की छांव में अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। खेल शुरू हुआ। हंसी मजाक, भागम भाग, छुपना ढूंढना, मस्ती चरम पर थी। अचानक माली बाबा जाग गए। उनकी झोंपड़ी बाग के किनारे थी। वो हमेशा रात को सेब की रखवाली करते थे, क्योंकि बस्ती के कुछ आवारा लड़के रात में सेब चुराने आ जाते थे। हमने कोशिश की कि वो सो जाएं, लेकिन वो उठ बैठे, लालटेन जलाई और बाहर निकल आए। हम सब भागे, पेड़ों पर चढ़ गए। मैं भी एक मोटी मजबूत शाख पर चढ़कर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माली बाबा नीचे तलाश कर रहे थे, चोरों की तरह ताकते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। तभी शोएब की जोरदार चीख सुनाई दी और अगले ही पल मैं ऊपर से फिसलकर माली बाबा के ऊपर गिर पड़ा। सब डर गए। शोएब चीख रहा था। उसका पूरा शरीर खून से तरबतर लग रहा था। कपड़े लथपथ थे, जैसे किसी ने उसे दबाकर खून निकाल दिया हो। हम सब हैरान थे। माली बाबा भी चीखने लगे, अरे अल्लाह, ये क्या हो गया? देखो तो सही, खून ही खून। दोस्तों, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आगे क्या हुआ, वो खून असल में क्या था? अगर कहानी पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस रात का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने तैर आता है, जैसे कल की बात हो। शोएब जमीन पर पड़ा चीख रहा था। उसका पूरा शरीर, कपड़े, चेहरा सब लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दबाकर खून निकाल दिया हो। हमने बकरीद पर कुर्बानी करते वक्त जो खून देखा था, वो गाढ़ा, चिपचिपा, चारों तरफ फैलता हुआ वैसा ही फैलाव था। चांदनी में वो लाल रंग और भी डरावना लग रहा था। माली बाबा की चीख तो और भी जोरदार थी। अरे या अल्लाह, ये क्या हो गया बेटा? देखो तो सही, खून ही खून। उनकी आवाज में इतना डर था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब पेड़ों से नीचे उतरे। हाथ पैर कांप रहे थे। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। माली बाबा ने बड़ी मुश्किल से खुद को शोएब के नीचे से निकाला। शुक्र था कि उस वक्त उनके हाथ में लालटेन नहीं थी, वरना शायद टूट जाती और आग लग जाती। पूरा बाग जल सकता था। थोड़ी देर बाद माली बाबा बोले, यहाँ ठहरो सब, मैं लालटेन लेकर आता हूँ। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तेज कदमों से अपनी झोंपड़ी की तरफ गए। हम सब शोएब के पास खड़े थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। चेहरों पर डर, हैरानी और सवाल। कुछ मिनट बाद माली बाबा लौटे, लेकिन अकेले नहीं। उनके साथ उनके 2 जवान बेटे भी थे। दोनों के हाथों में मोटी लाठियां, चेहरों पर गुस्सा और डर का मिश्रण। लग रहा था
जैसे किसी ने उन्हें जगाकर कहा हो, जल्दी चलो, कुछ बड़ा हादसा हो गया है। एक बेटा जो सबसे बड़ा था, बिना कुछ कहे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही उसकी जोरदार चीख निकली। वो नीचे उतरा तो उसका भी शरीर लाल था, कपड़े, हाथ, चेहरा सब। बाबा, पूरा पेड़, हर शाख पर खून लगा है, उसने कांपती आवाज में कहा। माली बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे ये क्या? ऊपर चढ़कर देख नहीं सकता था? मैं सोच रहा था कहीं किसी ने लाश लटका दी हो, खून टपक रहा हो, लेकिन चारों तरफ ये सब क्या है? उनकी आवाज में अब डर से ज्यादा घबराहट थी। वो बार बार पेड़ की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई भयानक चीज अभी नीचे उतर आएगी। फिर उन्होंने हम सबकी तरफ देखा और कहा, चलो यहाँ से लड़के, तुम भी भागो घर, इसे उठाओ, झोंपड़ी में ले चलो शोएब को, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। हमने शोएब को सहारा देकर उठाया। वो अब थोड़ा होश में आ रहा था, आंखें खोलकर चारों तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। झोंपड़ी में ले जाकर हमने उसे चारपाई पर लिटाया। माली बाबा ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छिड़का। थोड़ी देर बाद शोएब ने धीमी आवाज में कहा, मैं छुपा हुआ था पेड़ के नीचे। अचानक लगा जैसे ऊपर से बारिश हो रही है। पहले तो समझा बारिश की बूंदें हैं, लेकिन चांदनी थी ना। फिर हाथ देखे तो खून, पूरा शरीर खून से तर। मैं डर गया, चीखने लगा। हम सब चुप थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उस रात आधी रात तक हंगामा रहा। माली बाबा के दोनों बेटों को अचानक बुखार चढ़ आया, कपड़े धोए गए, सब डरे हुए थे। बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, उस तरफ मत जाओ, वो पेड़, वो जगह, कुछ गड़बड़ है। पहले भी अजीब आवाजें आई हैं, रात को कोई नहीं जाता वहां। मेरे जहन में डर कम था, उत्साह ज्यादा। मैं सोच रहा था, वो खून कहाँ से आया? ऊपर क्या है? कोई जानवर, कोई और चीज, क्या कुछ और? अगले दिन दोपहर करीब 11 बजे मैं माली बाबा के पास पहुंचा। उनका बड़ा बेटा अभी भी बुखार में तप रहा था। माली बाबा थके हुए लग रहे थे, रात भर नींद नहीं आई होगी। मुझे देखकर वो बोले, अरे छोटे सरकार, कैसे आना हुआ? कोई काम? मैंने कहा, भाई को देखने आया था, बुखार है ना? फिर थोड़ी बात के बाद मैंने सीधा सवाल किया, माली बाबा, आप तो कह रहे थे वो पेड़ हांसे वाला है, डरावना है, क्या सच में कुछ है वहां? माली बाबा ने गहरी सांस ली, आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। हाँ बेटा, क्या बताऊं, सरकार को भी मालूम है वो जगह जुड़ी हुई है, लेकिन फल खुद देता है। दशकों से ज्यादा सेब आते हैं उस पर। हम मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बूढ़े हो गए हो, आंखों में नजर आने लगे हैं, लेकिन सच यही है, आज तक कोई नुकसान नहीं किया उसने। बस रात को मत जाना, रात को कुछ अलग होता है वहां। उनकी बात सुनकर मन में और उत्सुकता बढ़ गई। बच्चे की फितरत है ना, जितना मना करो उतना ही जाना होता है। उस रात 12:30-1 बजे का वक्त होगा। घर में सब सो चुके थे, हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैं चुपचाप बाहर निकला। पिछली रात का डर अब भी था, इसलिए कोई साथ नहीं लिया। मैं अकेला ही जाना चाहता था। शायद मन में ये भी था कि अगर कुछ हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा। अदरक का वो पेड़ दूर नहीं था, रास्ता छोटा था, लेकिन रात में अंधेरा और चांदनी का खेल इतना खूबसूरत था कि डर कम लग रहा था। आज चांद 15वीं का था, 14वीं से कम नहीं था, बल्कि ज्यादा चमकदार। पूरी बस्ती चांदी में डूबी हुई लग रही थी। पेड़ के करीब पहुंचकर पुरानी रिवायतें याद आईं। लोग कहते थे वहां कुछ है, रात में आवाजें आती हैं, कोई औरत रोती है, कोई बच्चा हंसता है, सता है। लेकिन बचपन था, डर कहाँ। मैं तो बस देखना चाहता था कि वो खून कहाँ से आया। मैं बंदर की तरह चढ़ने लगा। पहली शाख मजबूत थी, दूसरी थोड़ी पतली, तीसरी पर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। खून की एक बूंद भी नहीं थी, सब साफ। पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थीं। मैं एक शाख पर पैर लटकाकर बैठ गया, सोचने लगा शायद थोड़ी देर में खून की बारिश हो जाए, या शायद कल रात सिर्फ हमारा वहम था। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की छांव में अजीब से नक्शे बन रहे थे। कभी लगता कोई इंसानी शक्ल, कभी सांप रेंग रहा हो। हवा में हल्की सी सरसराहट थी। अचानक मेरे सिर पर कुछ गिरा, हल्की सी नमी का एहसास हुआ, ठंडा, चिपचिपा। मैंने ऊपर देखा, शायद खून, लेकिन जो गिरा वो एक बड़ा
पका हुआ सेब था, मेरे सिर पर गिरकर फट गया। मीठा रस पूरे चेहरे, बालों, कपड़ों पर फैल गया और तभी एक बहुत खूबसूरत हंसी की आवाज आई, खिलखिलाती, मासूम बच्ची जैसी हंसी, इतनी प्यारी कि मेरी सांस रुक गई। मैं दंग रह गया। फटी फटी आंखों से सामने देखा। वहां एक बच्ची थी, करीब 8 से 9 साल की, हसीन फ्रॉक पहने हुए, हल्का गुलाबी, चांदनी में चमकता हुआ। उसकी त्वचा सोने चांदी जैसी चमक रही थी। बाल लंबे घने हवा में लहरा रहे थे, इतनी खूबसूरत कि अगर फलों में तुलना करें तो शायद कोई फल मुकाबला ना कर सके। वो मुझे देखकर हंस रही थी। हंसते हुए बोली, कसम ले लो, मैंने नहीं मारा, ऊपर से गिरा है। मैंने उसे घूरा। फिर हंस क्यों रही हो? डर गए थे ना? वो और जोर से हंसी। डरता नहीं हूँ, झूठ मत बोलो, डर गए थे, आजमा कर देख लो। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन कुछ ऐसा जादू था कि सुनकर दिल खुश हो जाता था। मैंने हिम्मत करके पूछा, अच्छा तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं शिवा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हें कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन बाबा इजाजत नहीं देते खेलने की। मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए खेल लूं, लेकिन मना कर दिया। मैं चौंका, तुम्हारे बाबा कौन हैं? सिमर सलाम, हमारी ही बस्ती में रहते हैं। मैं और हैरान हुआ, हमारी बस्ती में? मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें, न तुम्हें न तुम्हारे बाबा को। वो हंसी। खैर छोड़ो, चलो नीचे उतरते हैं, खेलते हैं। मैंने कहा, अब तो मेरी वापसी का वक्त हो गया। चांद की रोशनी खत्म होने से पहले घर जाना है, पापा का हुक्म है। वो थोड़ी उदास हुई, फिर बोली, चलो मेरे घर चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। और फिर हम दोनों पेड़ से नीचे उतरे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। चलते वक्त उसके बाल सितारों की तरह चमक रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। उस हाथ में ठंडक थी, लेकिन गर्माहट भी, ऐसी जो आज तक महसूस नहीं की थी। हम पेड़ से नीचे उतरे तो चांदनी और भी तेज हो गई लग रही थी। शिवा का हाथ मेरे हाथ में था, ठंडा, मुलायम, लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला। वो आगे आगे चल रही थी, जैसे रास्ता उसे अच्छी तरह मालूम हो। मैं उसके पीछे चल रहा था, लेकिन मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। तुम्हारा घर कितनी दूर है? मैंने पूछा। वो मुड़कर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में चांद की रोशनी चमक रही थी। ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम काफी देर चलते रहे। बस्ती के किनारे से निकलकर सेब के बागों को पार करके एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। रास्ता जंगल जैसा हो गया था, पेड़ घने, लेकिन चांदनी में सब कुछ चमक रहा था। हवा में हल्की सी मिठास थी, जैसे कोई फूलों की खुशबू बिखरी हो। अचानक शिवा रुकी। बस सामने है हमारी गाड़ी। मैंने देखा, वहां एक शानदार घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। सफेद सफेद घोड़े जुते हुए थे, चारों की गर्दन पर चांदी के घुंघरू बंधे थे। गाड़ी लकड़ी की थी, लेकिन इतनी चमकदार कि लग रहा था सोने चांदी से बनी हो। दरवाजे पर जटिल नक्काशी थी, फूल, पत्तियां और कुछ अजीब से चित्र जो चांदनी में चमक रहे थे। एक आदमी खड़ा था, लंबा, सफेद लिबास में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने हमें दूर से देखा तो दरवाजा खोला और एक छोटी सी सीढ़ी, चौकी, नीचे रख दी। शिवा ने इशारा किया, चलो ऊपर चढ़ो। मैंने हिचकिचाते हुए सीढ़ी पर पैर रखा। अंदर घुसते ही मुझे लगा जैसे किसी सपने में पहुंच गया हूं। सीटें इतनी मुलायम थीं कि पैर रखते ही धंस गईं, जैसे रेशम और बादलों का मिश्रण हो। चारों तरफ छोटे छोटे फानूस लटके थे, रंगीन रोशनी फैला रहे थे। शिवा मेरे बगल में बैठ गई। कोचवान, सारथी ने पर्दे गिरा दिए, फिर लगाम खींची। घोड़ों के गले में बंधी घंटियां बजने लगीं, हल्की, मधुर, जैसे कोई दूर की झंकार हो। गाड़ी चल पड़ी। बाहर का मंजर धीरे धीरे गायब होता गया। मैं शिवा को देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने अचानक कह दिया। वो हंसी। अच्छी लगती हूँ तुम्हें? हाँ, बहुत। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। वो शर्मा कर बोली, ठीक है, हम दोस्ती कर लेते हैं। मैं 14वीं की रात को हमेशा तुम्हारे पास आया करूंगी। वो अदरक का पेड़ बहुत अच्छी जगह है, हम वहीं मिलेंगे। और अगर वहां ना मिलें तो फिक्र मत करना, बस किसी खुली जगह में चांदनी में खड़े हो जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैंने मन में ठान लिया, अब हर पूर्णिमा का इंतजार करूंगा, और इस बार अकेला जाऊंगा, दोस्तों को साथ नहीं लूंगा। गाड़ी रुकी, चौकी,
फिर नीचे रखी गई। हम दोनों बाहर निकले। जमीन पर पैर रखते ही मुझे एहसास हुआ यहाँ रोशनी अलग थी, चांदनी से ज्यादा। रंगीन मशालें जल रही थीं, लाल, नीली, हरी, पीली। मैं हैरान था। हमारी बस्ती में कभी कभार दिवाली पर मशालें जलती थीं, लेकिन इतनी रंगीन और इतनी ज्यादा कभी नहीं देखी। मेरी निगाहें एक विशाल इमारत पर ठहर गईं। ये महल था, पुराना लेकिन इतना शानदार कि हमारी हवेली उसके सामने छोटी लग रही थी। दीवारें सफेद संगमरमर की, जिनमें चांदनी पड़कर चमक रही थी। ऊपर गुंबद थे जिन पर सोने चांदी की नक्काशी लगी हुई लग रही थी। दरवाजे पर बड़े बड़े फूलों के डिजाइन। शिवा ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो अंदर चलते हैं। हम सीढ़ियां चढ़े। संगमरमर ठंडी थी, लेकिन पैर रखते ही सुकून मिल रहा था। अंदर एक बड़ा हॉल था, मोटा कालीन बिछा हुआ, जिस पर पैर रखते ही धंस जाता था। दीवारों पर बड़े बड़े पत्थर जड़े थे जो रोशनी में चमक रहे थे। मैं हैरान था। मैंने महलों की कहानियां सुनी थीं, किताबों में, दादी के किस्सों में, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा था। शिवा मुझे एक बड़े कमरे में ले गई। अंदर इंतहा मुलायम गद्दे, सोने चांदी के फर्नीचर, छत से लटकते बड़े बड़े फानूस, रोशनी इतनी नरम कि आंखों को आराम मिल रहा था। ये मेरा कमरा है, शिवा ने कहा। यहाँ रुको, क्या चलो मैं तुम्हें बाग दिखाती हूँ। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं बस देखता रहा। फिर हम कमरे से बाहर निकले। पीछे का बाग बहुत बड़ा था, दूर तक फैला हुआ। फूल ऐसे थे जो मैंने कभी नहीं देखे। कुछ चांदनी में चमकते थे, कुछ रंग बदलते थे। हवा में मीठी खुशबू थी। तभी दूर से दो लोग दिखे, सफेद लिबास में, एक मर्द, एक औरत। शिवा अचानक बोली, मेरी अम्मी अब्बू। वो दोनों हमारी तरफ बढ़े। शिवा ने मेरी तरफ इशारा किया। ये शांत जल अमीर है, मुझे बाग में मिले थे। अब्बू ने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर नरमी से बोले, बेटे दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन रात गए तक दोस्तों को इस तरफ परेशान नहीं करना चाहिए। शिवा बोली, लेकिन बाबा। अम्मी ने उसे टोका, बेटा रातों में बाहर नहीं रुकते। माँ बाप से पूछे बगैर ऐसे नहीं जाते। कोई हादसा हो गया तो तुम्हारे घर वाले कितने परेशान होंगे। शिवा ने जिद की, बाबा बस थोड़ी देर। अब्बू ने कहा, नहीं वापस चलो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटे। शासन, शांत जल अमीर। अम्मी मुस्कुराई, बहुत प्यारे हो तुम। उन्होंने अपना दुपट्टा या कोई सिद्ध चादर जैसा कपड़ा मेरे ऊपर डाल दिया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे वो मुझे गले लगा रही हैं, प्यार से, बहुत करीब। उस पल सब कुछ धुंधला हो गया। मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुलीं, मैं अदरक के पेड़ के नीचे था। हाथ में चोट लगी हुई थी, शायद गिरते वक्त। चारों तरफ सन्नाटा, कोई गाड़ी नहीं, कोई महल नहीं, कोई शिवा नहीं। मैंने पेड़ को हाथों से पीट पीट कर देखा। क्या ये सब सपना था या जागती आंखों से देखा गया कोई ख्वाब। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये नामुमकिन था, लेकिन जो हुआ वो हकीकत था। मैं हैरान, खोया खोया सा घर लौटा। बिस्तर पर लेटकर घंटों सोचता रहा, ये सब क्या था, कैसे हुआ। उस रात के बाद कई दिनों तक मैं दोस्तों से दूर रहा। आंख में चौली नहीं खेली, शरारतें नहीं की। अकेला उस पेड़ के पास जाता, लेकिन शिवा नहीं आती। बस एक बेचैनी रह गई। चांदनी देखते ही दिल बेचैन हो जाता। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई जादू टूट गया हो या कोई सपना अधूरा छूट गया हो। मैं घर लौटा तो सब सो चुके थे। हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं भैंस की घंटी बज रही थी। मैं चुपके से अपने कमरे में गया, बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। बार बार वो महल याद आता, वो मुलायम सीटें, रंगीन फानूस, फूलों से भरा बाग, शिवा की हंसी, उसकी अम्मी का वो प्यार भरा लिपटना, और फिर अचानक सब गायब। क्या ये सब सपना था? लेकिन हाथ में लगी चोट तो असली थी। सिर पर सेब का रस अभी भी चिपका हुआ था, मीठी महक आ रही थी। अगले कई दिनों तक मैं बदल गया। शरारतें छूट गईं, दोस्त बुलाते तो बहाना बना देता। आंख में चौली का नाम सुनते ही मन उदास हो जाता। मौलवी चाचा मिलते तो पूछते, क्या हुआ छोटे, आजकल इतने चुप चुप क्यों रहते हो, शरारतें बंद कर दी। मैं बस मुस्कुरा देता, कुछ कह नहीं पाता। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। चांद निकलता तो खिड़की से बाहर देखता रहता। चांदनी फैलती तो दिल बेचैन हो जाता। लगता था कोई आवाज आएगी,
वो खिलखिलाती हंसी, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। कई बार अकेले अदरक के पेड़ के पास चला जाता। रात के अंधेरे में पेड़ को घूरता रहता। ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती, बस नीचे खड़ा होकर इंतजार करता। शिवा आओ ना, मन ही मन पुकारता, लेकिन वो नहीं आई। एक रात, फिर 14वीं की रात थी। चांद पूरा खिल रहा था। मैं कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। दूर पुरानी हवेली के बूढ़े पेड़ों के पास हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई खड़ा हो। दिल धड़क उठा। मैं चुपके से बाहर निकला, उसी जगह पहुंचा जहां हम पहली बार मिले थे। शिवा, मैंने धीरे से पुकारा। वो वहां थी, लेकिन इस बार उदास, आंखें नम, चेहरा चांदनी में भी फीका लग रहा था। वो मुझे देखकर बोली, तुम जरूर मुझसे नाराज हो गए, बहुत ज्यादा। तुम तो मुझे भूल चुके हो, जाना भी छोड़ दिया। मैंने कहा, नहीं शिवा, मैं भूला नहीं, बस वो रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैं सोचता था शायद सपना था। वो उदास मुस्कुराई। सपना नहीं था, हकीकत था। लेकिन मेरे बाबा मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देते। वो कहते हैं तुम लोग अच्छे नहीं होते। मैं हंसा। क्या मतलब? मैं भी तो इंसान हूँ, क्या मैं जानवर हूँ? वो गंभीर हो गई। नहीं, मतलब ये कि इंसान मतलब भी होते हैं, फरेबी होते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा कहते हैं उनसे दूर रहो। मैंने पूछा, फिर तुम क्यों आई हो? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती। बाबा नहीं आने देंगे तो भी चुपके से आऊंगी, लेकिन तुम हमेशा खुली जगह में रहना, चांदनी में, ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। मैंने कहा, तुम्हारे बाबा मुझे बहुत बुरा मानते हैं? वो बोली, हाँ, लेकिन अगर वो मुझे रोकेंगे तो मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। कौन सी गलती? असल में तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहिए था। बाबा को पता चल गया, उन्होंने बहुत डांटा, कहा इंसानों से दूर रहो, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने कहा, लेकिन हम तो दोस्त हैं ना। वो उदास आंखों से मुझे देखती रही। हाँ, लेकिन बाबा नहीं मानते। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, थोड़ा, क्योंकि तुम वादा खिलाफ हो। मैं कई बार वहां गया, लेकिन तुम नहीं आई। वो बोली, माफ कर दो, अब भी नाराज हो? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हें मेरे पास नहीं आने देंगे। फिर क्या फायदा? वो उदास आंखों से मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन हर पूर्णिमा को खुली जगह जरूर आना। मैं कोशिश करूंगी। फिर वो मुड़ी और पेड़ के पीछे चली गई। मैं खड़ा रहा, सोचा शायद वापस आएगी, लेकिन बहुत देर हो गई। मैं आगे बढ़ा, पेड़ के पीछे देखा, कुछ नहीं, वो गायब हो चुकी थी। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। शिवा को भूलना मुश्किल था। बचपन में गहराई कम होती है, लेकिन वो एहसास गहरा था। 1 महीना बीत गया। हर पूर्णिमा को मैं इंतजार करता, कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी नीचे खड़ा रहता, लेकिन वो नहीं आई। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी, बुखार चढ़ता, कमजोरी रहती। अब्बा चिंतित हो गए। एक दिन अब्बा कमरे में आए, मौलवी चाचा भी साथ थे। उनकी आंखें भर आईं। बहुत कमजोर हो गए हो बेटे, शरारतें भी छोड़ दी, क्या हो गया है? मैंने आंखें बंद रखी, कुछ कहा नहीं। अब्बा ने मौलवी चाचा से कहा, आप पसंद करें तो मेरे साथ मसान घड़ी चलें। वहाँ मौलवी बशीर अहमद खान हैं, बहुत नेक और दीनदार आदमी, अल्लाह के कलाम से लोगों की मुश्किलें दूर करते हैं। मौलवी चाचा बोले, चलिए, कल रात मस्जिद में ले चलेंगे, चावल को भी साथ ले चलेंगे। अगली रात हम मस्जिद गए। मौलवी बशीर अहमद उम्र में 100 साल के करीब लगते थे। छोटे कद, सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर। उन्होंने मेरा माथा छुआ। बच्चे के बारे में कोशिश करता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़कर राह दिखाता हूँ। रात भर दुआएं हुई। सुबह मौलवी साहब ने एक ताबीज दिया, ये गले में डालो, परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। अब्बा ने कहा, कुछ नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं बताई, लेकिन मेरी तबीयत नहीं सुधरी। शिवा की याद सबसे बड़ी वजह थी। वो नहीं आई। इंतजार करता करता थक गया। बचपन में ऐसे एहसास का नाम नहीं पता होता, बस दिल में एक खालीपन था। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। अब्बा मेरे लिए ज्यादा संजीदा हो गए। बड़े भाई जायदाद संभाल रहे थे, लेकिन मुझे छोटा समझकर मोहब्बत ज्यादा करते थे। इसी वजह से भाइयों के दिल में जलन बढ़ती गई। एक दिन बड़े भाई अतर अमीरुद्दीन ने कहा, कुछ खास काम है, चलो मेरे साथ। मेरा मूड नहीं था।
मैंने मना कर दिया। वो गुस्से से बोले, हरामखोरी की आदत पड़ गई है, कोई काम नहीं होता तुमसे, उठो। मैंने कहा, नहीं जाता। उन्होंने गाल पर थप्पड़ मार दिया। एन उसी वक्त अब्बा आ गए। उन्होंने सब देखा, गुस्से से पागल हो गए। अतर भाई को मार मार कर बेहोश कर दिया। बात खत्म हो गई, लेकिन अब बड़े भाई मेरे दुश्मन बन चुके थे। अब्बा ने फैसला किया, मुझे श्रीनगर भेज दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। नई जगह, नई जिंदगी, लेकिन शिवा की याद साथ चली गई। उस थप्पड़ के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब्बा ने सब देखा था। उनका गुस्सा इतना तेज था कि अतर भाई को मार मार कर बेहोश कर दिया। वो चीखे, चिल्लाए, लेकिन अब्बा नहीं रुके। बाद में जब अतर भाई होश में आए तो कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप कमरे में चले गए। लेकिन ये चुप्पी ज्यादा खतरनाक थी। अब बड़े भाई अतर और अजहर मेरे लिए खुले दुश्मन बन चुके थे। पहले भी जलते थे, अब तो नफरत की आग लग चुकी थी। अब्बा ये सब देख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे घर से दूर भेजना जरूरी है। शासन को श्रीनगर भेजेंगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई करेगा, नई जगह, नए दोस्त, शायद सब ठीक हो जाए। मैंने विरोध नहीं किया। शायद मन ही मन सोच रहा था कि नई जगह जाकर शिवा की यादें कमजोर हो जाएंगी, लेकिन दिल जानता था वो यादें कहीं नहीं जा रही थीं। कुछ दिनों बाद मैं श्रीनगर आ गया। अब्बा ने यहाँ सब बंदोबस्त कर दिया था। अच्छा हॉस्टल, अच्छी स्कूल और थोड़ी सी पॉकेट मनी। शहर की चमक दमक, भीड़ भाड़, नई सड़कें, नई आवाजें, सब कुछ अलग था। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। घर की याद आती, अब्बा की गोद, मौलवी चाचा की दुआएं, बस्ती की चांदनी, सब कुछ दूर लगता। लेकिन धीरे धीरे नई जिंदगी में रम गया। नए दोस्त बने। स्कूल में कुछ लड़के ऐसे मिले जो मेरी तरह शरारती थे। हम साथ घूमते, पढ़ाई करते, शाम को शहर घूमते। तालीम में दिलचस्पी बढ़ी। पहले जो किताबें उबाऊ लगती थीं, अब मजेदार लगने लगीं। अब्बा बीच बीच में मिलने आते। उनकी आंखों में चिंता रहती, लेकिन मुस्कान भी। कहते, बेटा अच्छा कर रहे हो, बस पढ़ाई पर ध्यान रखना। लेकिन शिवा की याद कभी कम नहीं हुई। चांदनी वाली रातें आती तो हॉस्टल की छत पर चला जाता। चांद देखता रहता, सोचता कहीं वो भी देख रही होगी। एक दिन मॉनसून का मौसम था, बारिश हो रही थी। दोस्तों ने कहा, चलो रवि किनारे चलते हैं, मस्ती करेंगे। हम रवि किनारे पहुंचे। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। नदी उफान पर थी। पानी भूरा भूरा तेज बह रहा था। किनारे पर घास हरी हरी हो गई थी। बादलों की छांव में सब कुछ उदास और खूबसूरत लग रहा था। दोस्त दूर बैठकर शायरी कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। मैं अकेला थोड़ा आगे निकल गया। एक बड़ा पेड़ था, उसकी छांव में खड़ा हो गया। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो पहली मुलाकात, वो हंसी, वो गाड़ी, वो महल। अचानक ऊपर से आवाज आई, ऊपर देखो। मैं चौंक कर ऊपर देखा। पेड़ की मोटी शाख पर 2 आंखें चमक रही थीं, हसीन, गहरी, पुरकशिश। ऐसी आंखें जो इंसान की सांसें छीन ले। मैं स्तब्ध रह गया। ये आंखें शिवा की थीं। फिर आवाज आई, मुझे नहीं पहचाना? मेरे मुंह से निकला, कौन है? अब आवाज में थोड़ी अफसोस था। शिवा, मुझे बेबस कर दिया गया है, सजा दी गई है। मेरी सरसराती हवा सूरी, मेरा जिस्म छीन लिया गया, कैद कर दिया गया। मैंने कांपते हुए पूछा, किसने किया, क्यों किया? वो बोली, मेरे बाबा, उन्होंने नहीं चाहा था कि मैं तुमसे मिलूं। उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वादे के बावजूद मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। मैंने कहा, शिवा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो रोने लगी। मुझे याद रखना, मुझे भूलना नहीं। एक न एक दिन मैं उन्हें राजी कर लूंगी। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि तुम मेरे कितने बेहतरीन दोस्त हो, बहुत अच्छे साथी हो। हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते। मैंने कहा, शिवा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वो बोली, बहुत वक्त लगेगा, मेरे इंतजार करना। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं देखता रहा। तब पीछे से हलचल हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पलट कर देखा, मेरे दोस्त आ रहे थे। साजिद सबसे आगे था, गरीब घराने का लड़का, लेकिन बहुत अच्छा दिल। वो मेरे करीब आया और बोला, क्या हुआ, कैसी तबीयत है? मैंने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, वापस हॉस्टल जाना चाहता हूँ। साजिद ने कहा, अभी तो चांद पूरा है, चलो साथ चलते हैं। रास्ते में वो मेरी तबीयत के बारे में पूछता रहा।
मैंने बस इतना कहा। कभी कभी सर में दर्द होता है, कुछ नहीं। हॉस्टल पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेट गया। दिमाग में तूफान था। शिवा की आंखें, उसकी पुकार, उसकी सजा, सब कुछ इतना असली था कि शक नहीं हो रहा था। बचपन में सोच की गहराई कम होती है, लेकिन अब मैं समझ रहा था शिवा मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, कुछ ज्यादा बन चुकी थी। अगले 6-7 दिन तक वो जादू मुझ पर रहा। मैं काम में मसरूफ रहने की कोशिश करता, लेकिन शिवा की याद आ जाती। फिर एक दिन मैंने खुद को संभाला, ठंडे पानी से नहाया, दिमाग साफ किया, लेकिन दिल में वो कसक बनी रही। श्रीनगर में वो दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा बना रहा। शिवा की यादें कभी पूरी तरह नहीं जाती। रातें आती तो चांदनी देखकर बेचैनी होती। दिन में पढ़ाई, दोस्तों के साथ मस्ती, लेकिन रात को अकेले में वो आंखें, वो आवाज, वो पुकार, सब कुछ ताजा हो जाता। फिर एक दिन खबर आई, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया। अब्बा हमेशा मजबूत रहे थे, बड़े बड़े मुश्किल काम संभालते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन फोन पर बड़े भाई अतर ने कहा, जल्दी आ जाओ, हालत गंभीर है। मैंने तुरंत बस पकड़ी। रास्ते भर दिल धड़कता रहा, सोचता रहा अब्बा से मिलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे देखकर मुस्कुराएंगे, मेरे सिर पर हाथ फेरेंगे, कहेंगे बेटा तू आ गया, अब सब ठीक है। झूमर पहुंचा तो बस अड्डे पर सिर्फ 3-4 तांगे खड़े थे। चौधरी इमाम का तांगा भी था। चौधरी इमाम बस्ती के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे 1965 की जंग में शहीद हो गए थे। उसके बाद वो कभी किसी लालच में नहीं पड़े, हुकूमत की मदद नहीं ली। जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे एकता का खरीदा और बस्ती के लिए इस्तेमाल किया। मैंने सलाम किया। चौधरी इमाम ने मुझे देखा तो आंखें भर आईं, आवाज कांप रही थी। अरे शासन बेटा, अभी आ रहे हो? मैंने पूछा। खबर किसने दी? सब खैरियत तो है? वो गर्दन झुकाकर बोले, वो जमाना आ गया बेटे, तुम्हें आज तक किसी ने बताया ही नहीं। मेरा दिल धक से रह गया। क्या हुआ चाचा, बताइए ना। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब काफी दिन हो गए, शायद 1 महीने से ज्यादा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, पूरा बदन सिहर उठा, आंखों में नमी आ गई, हलक बंद हो गया, आवाज नहीं निकल रही थी। चौधरी इमाम ने तांगा चलाया। रास्ते भर चुप रहे। मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा। आंसू बह रहे थे। हवेली पहुंचा तो पुराने मुलाजिम मुझे देखकर रो पड़े। बड़े भाई मौजूद थे, अतर और अजहर। उन्होंने मेरे करीब आकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने दोनों हाथों से रोक लिया। इन तमाम बातों की जरूरत नहीं। मैंने कहा, बताइए कितने दिन हुए? अतर ने सिर झुकाकर कहा, 1 महीना। ये अब्बा का हुक्म था। तुम्हारे इम्तिहान चल रहे थे, डर था कि तुम्हारा इंतजार टूट ना जाए, इसलिए हमें कहा खबर मत देना। मैंने गुस्से से कहा, उनका हुक्म मान लिया, ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। वो इस दुनिया से जा रहे थे, लेकिन मुझे उनके साथ रहना था, आखिरी सांस तक। भाई चुप रहे। मैं कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। उस रात नींद नहीं आई। हवेली अब सूनी लग रही थी, अब्बा के बगैर सब कुछ खाली। कुछ दिन बाद हैदर बेग साहब आए। वो हमारे परिवार के कानूनी सलाहकार थे, बहुत पुराने, अब्बा के सबसे भरोसेमंद। उन्होंने कहा, अलाउद्दीन ने बुलाया है, कुछ हिसाब किताब करने हैं, तुम्हारी शिरकत जरूरी है। हम सब जमा हुए। अतर और अजहर भी थे। अतर ने शुरुआत की, भाई तुम्हें अंदाजा नहीं, बहुत अरसे से हम परेशानियों में हैं, बहुत कर्ज है, सारे बात गिरवी रखे हैं, हालात खून हैं। मैंने फटी आंखों से देखा। कर्ज? लेकिन हमारे पास तो बहुत था। अब्बा ने कभी बताया नहीं? अजहर बोला, अब्बा किसी को कुछ नहीं बताते थे, बस हुक्म देते थे, हम तामील करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। फिर उन्होंने कागज दिखाए, कर्ज के दस्तावेज, गिरवी के कागज, लाखों का कर्ज। मैंने कहा, मतलब हमारी सारी जायदाद खत्म हो गई? अतर ने कहा, नहीं, अभी बाकी है, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा। बाद में मत कहना कि भाइयों ने हिस्सा हड़प लिया। मैं चुप रहा। रात भर नींद नहीं आई। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ दिन बाद मैं मामू इजहार अहमद के पास गया। मामू साहब मेरे सगे मामू थे। अब्बा के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे।
लेकिन अब्बा के जाने के बाद वो खुद आए, शानदार लैंड क्रूजर में आए। मुझे देखकर खुश हुए। शासन बेटा, इस खानदान से निकाल दिया गया जैसे तुम्हारा इस खानदान से ताल्लुक ही ना हो। मैंने कहा, मामू जान, आपकी नाराजगी की वजह जानता हूँ, लेकिन बताइए क्या हुआ। मामू ने गहरी सांस ली। तुम्हारे भाई, खासकर अतर और उसकी बीवी, तुम्हारे हिस्से की जायदाद हड़पने के चक्कर में है। साजिश है, तुम्हें बाहर रखना चाहते हैं। मैं स्तब्ध था। मामू ने कहा, मेरी बहन की जिंदगी तक हालात अच्छे थे, उसके बाद सब बदल गया। मैं मामू के घर कुछ दिन रहा। वहाँ माहौल अच्छा था। मामू की 2 बेटियां, सुमन और जहान, बहुत प्यारी थीं, अच्छी शक्ल सूरत। हम बातें करते, हंसते। एक रात मैं कमरे में था। बाहर लॉन में मामू और मामी बात कर रहे थे। मेरे कान में मेरा नाम पड़ा। मैं रुक गया। मामू कह रहे थे, ये लड़का सोने की मुर्गी है। अगर जिम्मेदार समझते हैं तो हैदराबाद से जाली कागजात बनवा सकते हैं। सारा किया धरा ले आएंगे, लेकिन शर्त ये कि हमारी कोई बेटी ठिकाने लग जाए। मामी बोली, ये बातें मर्दों के करने की नहीं होती, लेकिन इस लड़के का दिल टटोलो। अगर सुमन या जहान को पसंद कर ले तो बहुत खुश। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया मुझे सिर्फ जायदाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस रात मैं सो नहीं सका। सोचता रहा, इस दुनिया में कोई लालच से खाली नहीं, हर कोई अपना खेल खेल रहा है। अगली सुबह मैंने फैसला किया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मामू के घर से निकला। चेकबुक और थोड़ी रकम साथ थी। रेलवे स्टेशन पहुंचा। श्रीनगर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। ऐसी डिब्बा खाली था। ये वो ट्रेन थी जिसमें आमतौर पर अमीर लोग सफर करते हैं। आरामदायक सीटें, शांत माहौल और कम भीड़। लेकिन आज डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं। मैं एक कोने की सीट पर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखता रहा। ट्रेन चल पड़ी। रात का अंधेरा बाहर फैला हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। मन में 1000 सवाल थे। अब क्या करूं? घर वापस जाऊं? भाइयों से बात करूं? या सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं? शिवा की यादें बार बार आ रही थीं। उसकी वो आंखें, वो हंसी, वो उदासी और वो सजा जिसके बारे में वो बोली थी। तब एक हल्की सी खांसी सुनाई दी। मैं चौंक कर इधर उधर देखा। डिब्बा खाली था, लेकिन खांसी फिर आई। मेरे सामने की सीट पर धीरे धीरे एक शख्स प्रकट हुआ, जैसे धुंध से निकलकर कोई आकार ले रहा हो। सफेद दाढ़ी, लंबा कद, बहुत कीमती और अजीब लिबास, सर पर टोपी। चेहरा ऐसा कि मौत का नहीं, लेकिन नूरानी। आंखें बेहद शानदार, जैसे उनमें पूरी कायनात समाई हो। वो सीधे मेरी तरफ देखकर बोले, इस डिब्बे में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। मैं तुमसे मुखातिब होना चाहता हूँ। मैं डर गया। आप कौन हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम गुलाम सैमान है, लेकिन किसी और का गुलाम नहीं। मैं सिर्फ अपने आका लाजिम अरसलान का गुलाम हूँ, और नाजिम अरसलान का नाम तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होगा। मैं स्तब्ध था। नाजिम अरसलान, शिवा ने कभी ये नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैंने कहीं सुना हो। वो आगे बोले, नौजवान लड़के, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां इंसान सिर्फ बाप की ख्वाहिश या दुनिया के लालच में लेने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारे बदन में जंजीरें डाल दी जाती, तुम्हारी आंखें बेलूर कर दी जाती, हाथ राष्ट्रीय हो जाते, उंगलियां काट दी जाती, और देखने वाले तुमसे खेल खाते। ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आका नाजिम अरसलान साफ करने वाला आदमी है। वो कहता है, अगर तुम चाहो तो उसकी मुश्किल का हल बन सकते हो। मैंने कांपते हुए पूछा, किसकी मुश्किल? शिवा की। वो मुस्कुराए, हाँ शिवा। वो बेटी मासूम है, लेकिन उसकी इज्जत नाक में सबसे गिनती है। तुम्हारे और उसके दरमियान आग और मिट्टी का फासला है। समझ में आए तो समझो, इससे ज्यादा बताने की इजाजत नहीं। मैंने गहरी सांस ली। क्या करना होगा? उसे अपने आप से दूर कर दो, उसके जहन से निकाल दो, उसे एहसास दिला दो कि मिट्टी की तकलीफ बेवफा होती है। यानी तुम इंसान बेवफा हो, उसे वफा की उम्मीद मत रखने दो। यही करना है, और करना करोगे तो जो होगा तुम्हारी अपनी ख्वाहिश पर होगा। नुकसान के तुम जिम्मेदार होगे। मैं चुप रहा। उनकी बातें दिल में चुभ रही थीं। फिर वो उठे, दरवाजे की तरफ बढ़े। अचानक नीचे वाला दरवाजा खुल गया। ट्रेन की भयानक हवा अंदर घुसी। वो बाहर कूद गए। मैं चीख पड़ा, नहीं। दरवाजा बंद हुआ। ट्रेन तेजी से चल रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा और तेज हवा। मैं समझ गया,
वो इंसान नहीं था, वो कोई जिन्न था, कोई फरिश्ता नहीं, कोई शैतान नहीं, बस एक पैगाम देने वाला। ट्रेन चलती रही, मैं सीट पर बैठा रहा, सोचता रहा। शिवा की वो आंखें, वो हंसी, वो वादा और अब ये सलाह। उसने भूल जाओ, उसे दूर कर दो। मैंने आंखें बंद की। मन में एक ही सवाल था, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं उसे भूल सकता हूँ? ट्रेन श्रीनगर पहुंची, मैं उतरा, शहर की चमक में खो गया, लेकिन दिल में वो बेचैनी बनी रही। कई साल बीत गए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। जायदाद का मामला सुलझ गया, भाइयों ने जो करना था कर लिया। मैंने ज्यादा विरोध नहीं किया, बस दूर रहना पसंद किया। लेकिन हर पूर्णिमा को मैं अब भी खुली जगह में खड़ा हो जाता हूँ, चांदनी में आंखें बंद करता हूँ और पुकारता हूँ, शिवा अगर सुन रही हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है हवा में हल्की सी हंसी सुनाई देती है, कभी लगता है कोई आंखें चमकती हैं। शायद वो अभी भी कहीं है, शायद वो आज भी इंतजार कर रही है, या शायद मैंने उसे भूलने की कोशिश की लेकिन वो कभी भूली नहीं। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ एहसास कभी खत्म नहीं होते। ये थी शिवा की कहानी, एक ऐसी दोस्ती जो इंसान और उस दुनिया के बीच की थी, एक ऐसी मोहब्बत जो चांदनी में बसी थी, और एक ऐसी सजा जो बाप की शक्तियों में कैद थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ऐसी ही और रहस्यमयी, डरावनी और दिल छूने वाली कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए। अलविदा।